Yeah. सर आपने मूवी देखी है हंसी तो फंसी, उसमें देयर वाज अ कैरेक्टर कॉल्ड मीता। तो एक बहुत फेमस डायलॉग था उसका कि कुछ सेंसेशंस होते हैं बॉडी में, हाँ. थरथराहट, कपकपाहट, फुसफुसाहट, सो देयर वर जी. सम सेंसेशंस बॉडी में होते हैं। जी. तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके ऐसे सेंसेशंस एक्चुअल में होते हैं, यू नो, Yes. टिंगलिंग सेंसेशंस होते हैं या नमनेस होती है बॉडी में, घबराहट होती है, Yes. या कुछ इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना हो तो यू नो एंजाइटी होने लग जाती है। Correct. इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए क्यों होता है ये। बिल्कुल। तो हमने ऑलरेडी बात की थी, ब्रेन का एक फंक्शन होता है थ्रेट को डिटेक्ट करना। जैसे कोई डेंजर अगर आ गया तो मुझे उस पर अवेयरनेस चाहिए। तो एक बार वो अवेयरनेस आ जाता है तो बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है, उसको सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स कहते हैं। सिंपैथेटिक रेस्पॉन्स में क्या होता है, आपने ये शब्द सुना होगा, फाइट और फ्लाइट। तो फाइट और फ्लाइट का बेसिक मीनिंग मैं समझा देता हूँ कि अगर कोई डेंजर आ जाए तो या तो मैं लड़ूं या मैं भाग जाऊं। ये दो ही ऑप्शन है मेरे पास, नहीं तो अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। करेक्ट। तो ये जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में। तो अगर हमें फाइट करना है तो क्या क्या होना चाहिए, हमारे हार्ट रेट को बढ़ना है, बिकॉज आवर मसल्स नाउ नीड टू बी एक्टिव। क्योंकि फाइट करना है तो मसल्स को स्ट्रेंथ चाहिए, मसल्स को स्ट्रेंथ के लिए ब्लड चाहिए। ब्लड ज्यादा कैसे पहुंचेगा, अगर हार्ट रेट बढ़ेगा तो। नंबर 1, हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो ब्रीदिंग विल इंक्रीज, हम ज्यादा सांस लेना शुरू करते हैं। तीसरा, हमारा जो कोर ऑर्गन्स है उनको ब्लड चाहिए तो हमारा स्किन माइट बिकम अ लिटिल कोल्ड। ठीक है, थोड़ा सा, तो उसके लिए वो झुंझुनाहट आना शुरू हो जाता है। तो जो घबराहट है दैट इज योर हार्ट रेट इंक्रीजिंग, सांस फूलना दैट इज योर ब्रीदिंग इंक्रीजिंग, एंड जो झुंझुनाहट है दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लड सर्कुलेशन गोइंग अवे फ्रॉम योर स्किन टुवर्ड्स द मसल, टुवर्ड्स द हार्ट, टुवर्ड्स योर गट। तो सब अंदर चला जाता है क्योंकि नाउ यू हैव टू बी प्रोटेक्टिव। तो ये सारे चेंजेस बहुत सेंसिबल तरीके से डिजाइन किया गया है, बिकॉज अगर असली में तुम डेंजर में होते तो ये सब तुम्हारे लाइफ को बचा सकता है। द प्रॉब्लम इज कि अगर हम ऐसे ही घर में बैठे हैं एंड तुम्हारे सास ने कुछ कह दिया, ठीक है, कुछ ऐसे ही चलते चलते कह दिया कि हाँ ये तो लड़की ऐसी है, तुम्हें बुरा लग गया। अभी तुम्हारे ब्रेन में वो बुरा लगना को थ्रेट माना जाता है, तो वो थ्रेट हो जाता है। और एक बार थ्रेट डिटेक्ट हुआ तो वो सारे रेस्पॉन्सेस जो फाइट एंड फ्लाइट वाले रेस्पॉन्सेस है वो यहां पे आ जाता है। क्योंकि सास ने कुछ बुरा कह दिया, मेरा हार्ट रेट बढ़ गया, सांस फूलने लगी, झुंझुनाहट होने लगा। तो ये अगर होते रहा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक वे ऑफ लाइफ बन जाता है। छोटे छोटे चीजों पे भी ये रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, हम इसको डिसमिस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रिएक्शन है बॉडी का और वो रिएक्शन किसी कारण से हो रहा है। अभी वो कारण सही है कि गलत वो हमारा कंसर्न नहीं है, बट हमारा कंसर्न है कि उस वजह से बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहा है। और अगर इसको ट्रीट करना है तो काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है, क्योंकि वो पर्सन को पता होना चाहिए कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि उन्होंने वो कनेक्शन नहीं बनाया कि सास ने ये बोला इसलिए मुझे ये हो रहा है, वो कनेक्शन उन्होंने नहीं बनाया। तो एज अ डॉक्टर इट इज योर जॉब टू कम एंड टेल देम दैट हाँ आपको टेंशन हो रही थी इस बात की, इस वजह से तुम्हारा बॉडी रिएक्ट कर रही है, और आगे तुम्हें अगर ये नहीं होना है तो वो रिलेशनशिप को ठीक करो, whatever is needed. अगर नहीं ठीक हो रहा है तो that is the next question. That is where you need counseling. क्योंकि कई बार it's not as easy as ये दवाई लो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि to fix a relationship is sometimes harder than to fix a biological problem. तो यहाँ पे तुम्हें थेरेपी की जरूरत होगी, कोई काउंसलर की जरूरत होगी, तुम्हें बैठ के बात करना पड़ेगा उनके साथ, तो वो सब और कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस हो जाता है, बट उसका रीजन समझना जरूरी है। ओके और सर अगर किसी को ऐसा हो रहा हो ऑन स्पॉट, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए, किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए? दो चीज है। एक है कि अगर हम कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड हो वो थ्रेट से तो काम डाउन होना मुश्किल है। तो कई बार लोग वहां से उठते हैं और थोड़ा दूर चले जाते हैं, एंड एज सून एज दे गो आउट दे फील बेटर। मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, जो एंग्जाइटी रिलेटेड हो सकता है, सिंपैथेटिक सिस्टम के रिलेटेड होता है,
और मैं सबको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पिछले बार आप वेकेशन में कब गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बोलते कि हाँ 2-3 महीना पहले हम गोवा गए थे 1 हफ्ते के लिए। और मैं पूछता हूँ कि वो 1 हफ्ते में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? मोस्ट ऑफ देम विल से नहीं हुआ, कुछ नहीं था वहां पे, ना सर दर्द हुआ, ना बैक पेन हुआ, ना झुंझुनाहट हुआ, घबराहट हुआ, कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे तुम थ्रेट में नहीं थे, यू आर रिलैक्स्ड। तो द ऑपोजिट ऑफ थ्रेट, द ऑपोजिट ऑफ सिंपैथेटिक इज पैरासिम्पैथेटिक, वो एक अलग शब्द है। तो पैरासिम्पैथेटिक का मतलब है यू आर रिलैक्स्ड, यू आर इन रेस्ट। तो जब हम सो रहे होते तब हमारा बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में होता है, जब हम रिलैक्स्ड होते तब हमारा बॉडी पैरासिम्पैथेटिक में होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक में तुम्हारा हार्ट रेट लो होता है, तुम्हारा ब्रीदिंग स्लो रहता है, तुम्हारा डाइजेशन अच्छा होता है, तुम्हारा थॉट्स ज़्यादा भाग नहीं रहा होता है। तो दैट इज ऑल द सिम्टम्स ऑफ रिलैक्सेशन। तो अगर आप वेकेशन में हो तो यू आर इन पैरासिम्पैथेटिक। ट्रू दैट। और अगर किसी को ये दे वांट कि हम इस स्टेट में ही रहें, हमें इसी स्टेट में रहना है, हमें रिलैक्स रहना है, हमें इन सारी चीज़ों से दूर रहना है, क्या करें उसके लिए? तो सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना होगा कि लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। लाइफ में सिंपैथेटिक सिस्टम में नहीं जाना इज नॉट एन ऑप्शन। ये तो आप निर्वाणा की बात कर रहे हो कि हमें ऐसा कोई सिचुएशन होना ही नहीं चाहिए जिससे हमें थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट ना हो। क्योंकि देखो, डिस्कम्फर्ट बुरी बात नहीं है। डिस्कम्फर्ट का मतलब है कि यू आर डूइंग समथिंग न्यू, जिसे तुम्हें आदत नहीं है या जिससे तुम्हारा पूरा कंट्रोल नहीं है वो सिचुएशन से। अगर हम कंट्रोल के बाहर गए ही नहीं, अगर हम हमारे कंफर्ट जोन के बाहर गए ही नहीं, तो हाउ विल यू ग्रो? दिस इज द प्रॉब्लम कि सिंपैथेटिक सिस्टम इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ। ओके, इसी से हमें नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, राइट? तो लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, अगर वो जॉब पे हो तो तुम्हें कोई नया प्रोजेक्ट कोई दिया ही नहीं, अगर हम पूरा 30 साल 9 to 5 यू डू द एग्जैक्ट सेम जॉब, विल देयर बी ग्रोथ? नो, नॉट एट ऑल। तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, तुम्हें सैलरी इंक्रीज नहीं होगा, तो कुछ नया सैटिस्फैक्शन भी नहीं होगा, एक पॉइंट नहीं होगा। एग्जैक्टली, तुम्हें बोर होगा। तो दिस इज द अदर साइड। सिंपैथेटिक सिस्टम, हम बोलते हैं कि उससे एंजाइटी होती है, बट उसी से एक्साइटमेंट भी होता है। ट्रू, किक आता है, किक बोलते आता हैं है ना। ओनली व्हेन यू डू समथिंग न्यू तुम्हें अच्छा लगता है, राइट? जैसे अगर सेम मूवी रोज देखेंगे मजा नहीं आएगा, राइट? सेम जोक बार बार सुनेंगे मजा नहीं आएगा। वो न्यूनेस में ही एक्साइटमेंट है, बट उस वहीं पे एंजाइटी भी है। दिस इज द न्यूआंस जो लोगों को समझना है। तो बैलेंस करने की बहुत जरूरत है। करेक्ट। तो सीखने का मेन चीज ये है कि अगर हम सिंपैथेटिक में हो, हाउ डू यू गेट टू पैरासिम्पैथेटिक? अगर हम थ्रेट महसूस कर रहे हैं, हाउ डू यू गेट टू रिलैक्सेशन? वो सीखना जरूरी है। ट्रू, राइट। एंड सर, आपने बोला था कि एंजाइटी का स्टेट रहता है जहाँ पे आपको इस तरह के सेंसेशंस होते हैं। हमने वो नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशंस की बात की थी। एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में क्या डिफरेंस होता है? बिकॉज लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये दोनों एक ही चीज का स्पेक्ट्रम है। सो एंजाइटी, जैसे मैंने बताया, एंजाइटी इज व्हेन यू आर अफ्रेड दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। एंजाइटी इज नॉर्मल। इट्स नॉर्मल। इट्स नॉर्मल। एंजाइटी इज लाइक सैडनेस। बच्चों को भी होता है एंजाइटी? सबको होता है। अगर हम, इफ यू आर बोर्न एंड यू आर लिविंग लाइफ, बीच बीच में एंजाइटी होगा। एंजाइटी इज समथिंग यू फील व्हेनेवर यू फील लाइक यू आर नॉट इन कंट्रोल। और लाइफ में हमेशा तो हम कंट्रोल में नहीं रहते, कुछ तो होता है जिससे हमारा कंट्रोल छूट जाता है। दैट इज नॉर्मल। जैसे अगर मेरा 7 बजे का फ्लाइट है, मैं 6 बजे भी ट्रैफिक में अटकाऊं, मुझे एंजाइटी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, दैट इज अ नेचुरल रिएक्शन। अगर मेरा फ्रेंड मेरे साथ झगड़ रहा है और वो चिल्ला रहा है मेरे पे, मुझे एंजाइटी होगी, बिकॉज मैं कंफर्ट जोन से बाहर हूं। एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर में फर्क है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर इज व्हेन एक्चुअल में कुछ हो नहीं रही है, बट मुझे एंजाइटी के सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। या फिर कुछ तो हुआ, मुझे एंजाइटी हुई, बट उससे मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, मेरा एंजाइटी कंटिन्यूअसली चल ही रहा है। 3 दिन पहले की बात पे मैं अभी भी एंशियस हूं। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है, सो वो डिफरेंस समझना है। एंजाइटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, एंजाइटी इज अ नॉर्मल रिएक्शन। एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ प्रॉब्लम। जस्ट लाइक सैडनेस इज नॉट अ प्रॉब्लम। लाइफ में देयर आर थिंग्स दैट विल हैपन दैट विल मेक यू सैड। तुम्हें रोने आएगा, रोना भी चाहिए, बट उससे हम बाहर नहीं निकल पाए, उससे और प्रॉब्लम बढ़ती गई, तो यू आर टॉकिंग अबाउट डिप्रेशन। तो वो फर्क है।
right? So this is why anxiety is normal, but anxiety disorder is the issue. ओके सर, आपने ओवर थिंकिंग की बात की थी. आई एम अ ओवर थिंकर. सो मैं मतलब ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मे बी आई थिंक बहुत से लोग रिलेट भी करेंगे, जो एक बात को लेके यू नो लूप में दे स्टार्ट थिंकिंग एंड वो चाहते हैं कि वो चीज़ नहीं सोचें, यू नो कुछ ऐसा तरीका हो जिससे वो बाहर निकले, कुछ ट्राई करें, बात करें लोगों से, यू नो जितना ज़्यादा कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं करें, लेकिन तब भी वो थॉट रहता है. सो क्यों होता है ऐसा? सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ. अगर हमें पता है कि मेरे इस रूम में मुझे कुछ डेंजरस, मेरे लिए कुछ डेंजरस चीज है, हाँ. तो क्या आपका थॉट बार बार उधर जाएगा? यस. जाएगा. सो आई टेल यू दैट अंडर योर चेयर देयर इज अ पॉइजनस स्नेक. आई एम स्कैर्ड नाउ. राइट. तो अगर मैंने वो थॉट डाल दिया आपके दिमाग में और मैंने आपको कन्विंस कर दिया कि नहीं, एक्चुअल में अंडर योर चेयर देयर इज अ पॉइजनस स्नेक, आप बात करोगे मेरे साथ, बट आपके दिमाग में वही चलते रहेगा कि वो क्या हो रहा है, इज एम आई इन डेंजर. तो ओवर थिंकिंग इज बेसिकली व्हेन योर ब्रेन गेट्स कन्विंस्ड कि ये एक टॉपिक मेरे लिए थ्रेटनिंग है, ये टॉपिक मेरे लिए डेंजरस है, और वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है. अगर कोई आके वो स्नेक उठा के लेके जाए आपके आंखों के सामने, आफ्टर दैट यू विल नॉट थिंक. सिमिलरली अगर वो थॉट, अगर वो टॉपिक आपने रिजॉल्व कर दिया तो वो बार बार नहीं आएगा, बट वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, यू आर नॉट एबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, और आपने कन्विंस किया है खुद को कि ये टॉपिक मेरे लिए डेंजरस है, तो देयर इज नो चॉइस, आपको ओवर थिंकिंग करना ही है. तो द ओनली वे आउट ऑफ ओवर थिंकिंग इज या तो आप सॉल्व करो, या फिर आप कन्विंस करो खुद को कि ये एक्चुअली मेरे लिए डेंजरस है ही नहीं.